नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजे हैं और अपने वादे के अनुसार हम हाजिर हैं आपका अपना खेल कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन लेकर। आज मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र और आज के हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्वागत आपका। धन्यवाद। मनोज, अगर मुकाबलों की बात करें तो आईपीएल के तो मुकाबले चल ही रहे हैं, साथ ही साथ आईएसएल के भी मुकाबले चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो आ रही है खेल के मैदान से भारत के लिहाज से वो है विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन। 4 मुक्केबाज अब तक सेमीफाइनल में पहुंच गए और 4 पदक भारत के पक्के। जी हाँ, बिल्कुल। बॉक्सिंग में पिछले कुछ वर्षों से बहुत, मैं कहूंगा कि क्रांति सी आ गई जब बिग बाउट लीग का आयोजन किया गया और उसके बाद लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस इनका बहुत ज्यादा एनहांस हुआ, बढ़ा, क्योंकि इनको एक्सपोजर मिले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में। तो उसी का ये नतीजा है कि भारत जो है अब हर प्रतियोगिता में अपना परचम लहरा रहा है। हम आपके साथ ढेर सारी बात करेंगे इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। मनीष राठौर, हितेश और अविनाश जामवाल विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 के सेमीफाइनल में पहुंचे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला जारी। जमशेदपुर में आईएसएल के सेमीफाइनल के पहले चरण के दूसरे मैच में जमशेदपुर एफसी का मुकाबला मोहन बागान सुपर जायंट्स के साथ जारी। और झांसी में कल से 15 अप्रैल तक 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन। तो शुरुआत मुक्केबाजी से। भारत के मनीष राठौर, हितेश और अविनाश जामवाल अपने अपने वजन वर्ग में विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। तीनों ने आसान जीत के साथ अंतिम 4 में जगह बनाई। इससे प्रतियोगिता में भारत के 3 और पदक पक्के हो गए। सुनते हैं ये रिपोर्ट। युवा अविनाश जामवाल ने 65 किलो में जर्मनी के डेनिस ब्रिल को रिंग में टिकने का कोई मौका नहीं दिया। अपने ताबड़तोड़ पंच और जबरदस्त डिफेंस की बदौलत अविनाश ने विरोधी मुक्केबाज को सर्वसम्मत फैसले से आसान शिकस्त दी। 70 किलो में हितेश ने आसान जीत हासिल की। उन्होंने इटली के ग्रेवियल गुइड की रोतनानी को सर्वसम्मत फैसले से पराजित किया। वहीं मनीष ने 55 किलो में ऑस्ट्रेलिया के ओलंपियन यूसुफ चोटिया को हराया। दोनों मुक्केबाजों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन आखिरकार मनीष ने बाजी मारी। 3 जज ने मनीष के पक्ष में फैसला दिया, जबकि 2 ने बराबर अंक दिए। सेमीफाइनल में मनीष का मुकाबला कजाकिस्तान के नूर सुल्तान से होगा और हितेश का सामना माकन से होगा। जामवाल का सामना इटली के जियान लुइगी से होगा। उम्मीद है कि भारतीय मुक्केबाजों का सेमीफाइनल में भी शानदार प्रदर्शन जारी रहेगा। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो जो प्रदर्शन हम बात कर रहे थे, ये जो 3 नाम अभी हमने लिए, या अगर इससे पहले हम जादूमणि सिंह की भी बात करें, ये चारों मुक्केबाज अभी बहुत जाने पहचाने चेहरे नहीं है भारतीय मुक्केबाजी के सर्किट में, लेकिन जो प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में आया, पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और उसमें इतना शानदार प्रदर्शन भारतीय मुक्केबाजों का, कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जो खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों के जरिए काम हो रहा है, उसका ये असर अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। बिल्कुल सही कहा धर्मेंद्र जी। यही एक बड़ा मैं कहूंगा एक्सपोजर है कि आपको ग्रास रूट लेवल पर बहुत अच्छे मौके मिलते हैं और उसके बाद जब नाजुक मौके होते हैं, जैसे कि अब देखिए 2 आपने जो जिक्र किया, जादूमणि का और मनीष राठौर का, ये स्प्लिट डिसीजन थे। 3-2 का स्कोर, क्योंकि वो मुकाबला कहीं भी किसी भी तरफ जा सकता था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जो लगातार पंचेज लगाए, जो हमने खबरें पढ़ी, मैं मुकाबला तो देखने को नहीं मिल पाया हमें, लेकिन जो जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले इन्होंने बोले, बीच में डिफेंस का अच्छा परिचय दिया, वो बड़ा काबिले तारीफ था। बाकी हितेश और अविनाश ने तो बिल्कुल मैं कहूंगा समा बांध दिया। और मनीष राठौर की उपलब्धि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि पेरिस ओलंपिक के जो बॉक्सर थे जिन्होंने उसमें शिरकत की थी, वो उनके सामने थे, तो उनको उनकी चुनौती को तोड़ना और वो भी स्प्लिट डिसीजन से, वास्तव में काबिले तारीफ। और अगर हम बात करते हैं मुक्केबाजी की, तो ओलंपिक में अगर हम कुछ गेम्स में मेडल की होप करते हैं तो वो मुक्केबाजी भी एक है। तो एक नई पौध जो मुक्केबाजी की आ रही है, ये जता रही है कि ओलंपिक में आने वाले समय में भी ये जो बॉक्सिंग का खेल है, इसमें हमारा दबदबा बना रहने वाला है, इसमें मेडल की उम्मीद
बनी रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए, इतना टैलेंट आ रहा है कि जो ओलंपियंस हैं या जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं, वो भी अपनी टीम में जगह को लेकर बहुत आशान्वित नहीं है। उनकी जगह बहुत जल्दी जो है युवा खिलाड़ी हथिया लेते हैं। बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं, जो ट्रायल होता है, ट्रायल में जो कंपटीशन देखने को मिलता है वो किसी ओलंपिक स्टैंडर्ड से कम नहीं होता। तो वहां से अगर नई पौध तैयार होकर आ रही है, और चाहे वो मनीष राठौर के तौर पर हो, हितेश हो या अविनाश जाम्बल हो, तो निश्चित तौर पर यह कहूंगा कि भविष्य बहुत उज्जवल है बॉक्सिंग का। और जो लगातार एक्सपोजर दिए गए इस प्रतियोगिता भी एक हिस्सा है उसका। जैसा आपने बताया कि ये पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं बॉक्सिंग के इस तरह से लगातार एक्सपोजर टीम भारतीय खिलाड़ियों को, भारतीय बॉक्सर्स को एक नए मुकाम तक ले जाएंगे। और हम आपको बता दें कि इससे पहले कल जादूमणि सिंह माडेंगबम ने 50 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। बात अब आईपीएल की। आईपीएल में इस समय कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। हैदराबाद की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है, और जो ताजा समाचार हमें मिला है उसके अनुसार कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 104 रन बना लिए हैं। कोलकाता ने अभी तक 3 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे सिर्फ 1 में जीत मिली है। 2 अंकों के साथ तालिका में वह अंतिम 10वें स्थान पर है। सनराइजर्स हैदराबाद ने भी 3 मैच खेले हैं, जिसमें उसे भी 1 जीत मिली है, लेकिन बेहतर रन औसत के आधार पर वह 8वें स्थान पर है। और इस मुकाबले की बात करें तो दोनों टीमों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मैच है, क्योंकि दोनों टीमें बॉटम में है। अगर हम पॉइंट टेबल की बात करते हैं, संघर्ष अब बढ़ता चला जा रहा है। जो मैच बढ़ रहे हैं, अंक तालिका के लिए जो लड़ाई है वो और कठिन होती चली जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जो यही 2 टीमों के बीच में पिछली बार फाइनल हुआ, और जैसे आपने कहा कि सनराइजर हैदराबाद अब 8वें स्थान पर है और केकेआर तो बिल्कुल ही लुढ़क गया, 10वें स्थान पर है। तो जिस तरह से आज जो ये मुकाबला है बहुत रोमांचक है, और मैं समझता हूं कोलकाता की जमीन पर कोलकाता को हराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कप्तान भी बहुत ज्यादा पिच क्यूरेटर से खुश नहीं है जैसा वो चाहते हैं। अजिंक्य रहाणे वैसी पिच उनको मिल नहीं रही है, तो ये एक अलग विवाद खड़ा हुआ। बहरहाल इस मैच की अगर हम बात करें तो आज कमिंस ने जो पहला विकेट लिया, हालांकि ये विकेट इस तरह का है कि यहाँ शॉर्ट गेंद डालना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि स्क्वायर बाउंड्री बहुत छोटी है, 62 और 64 मीटर की, सामने की बाउंड्री लंबी है। तो आप अगर शॉर्ट बॉल करते हैं, लेकिन शॉर्ट बॉल पर उन्होंने क्विंटन डिकॉक का विकेट लिया। और शमी की तारीफ करनी होगी कि बिल्कुल फील्ड उन्होंने सजा रखी थी बाउंसर्स की कि शॉट पे डिलीवरी करेंगे, लेकिन उन्होंने यॉर्कर कर दी। इसी तरह से रहाणे का विकेट जो गिरा है उस पर जिशान अंसारी, जो नई सनसनी माने जाते हैं, फ्लाइटेड गेंद पर, जो हवा में बहुत धीमी गेंद थी, उस पर वो विकेट चटकाने में कामयाब रहे। जी, तो कल रात अगर हम मुकाबले की बात करें तो लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से हराया था। और कल जो आने वाला है उसमें लखनऊ में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला होगा। इस मैच में सभी की निगाह रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के प्रदर्शन पर टिकी रहेगी। दोनों का आईपीएल के सीजन में अभी तक प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस इस सत्र में अभी तक उम्मीदों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई है। 3 मैच में उसके केवल 2 अंक हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की खराब फॉर्म मुंबई के लिए चिंता का विषय है। यही बात लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत पर भी लागू होती है, जो रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन दोनों प्रमुख बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन का असर परिणाम पर साफ नजर आ रहा है। इन दोनों टीमों ने अभी तक 3 में से केवल 1 मैच जीता है, और ऐसे में कल होने वाली मैच में जो टीम परिस्थितियों से बेहतर सामंजस्य बिठा पाएगी उसकी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। इस बार क्यूरेटर घरेलू टीमों के अनुकूल पिच तैयार नहीं कर रहे हैं, जिस पर कुछ फ्रेंचाइजी के कोच और खिलाड़ियों ने खुलकर नाराजगी व्यक्त की है। ऐसे में पावर प्ले में अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम की जीत की संभावना बढ़ जाएगी। जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में मुंबई के लिए बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार ने पिछले मैच में 4 विकेट लेकर टीम में आशा की नई किरण जगाई है। मुंबई को अगर जीत का सिलसिला आगे बढ़ाना है तो रोहित और सूर्य कुमार यादव को बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। उधर लखनऊ की टीम विशाखापट्टनम में शुरुआती मैच में दिल्ली कैपिटल से मिली 1 विकेट की निराशाजनक हार के बाद से अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है। लखनऊ के लिए निकोलस पूरन का अच्छी फॉर्म में होना अच्छा संकेत है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श को छोड़कर लखनऊ का कोई भी अन्य बल्लेबाज पूरन की तरह बल्लेबाजी नहीं कर पाया है। लखनऊ की बड़ी कमजोरी उसकी गेंदबाजी भी है। लखनऊ के कुछ तेज गेंदबाज चोटिल हैं, और ऐसे में उसके गेंदबाजी विभाग की जिम्मेदारी
शार्दुल ठाकुर और रवि बिश्नोई संभाल रहे हैं। ऐसे में दोनों टीमों के साथ साथ रोहित और ऋषभ के लिए भी ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। अभी तक अगर आईपीएल के मुकाबलों की बात करें तो जो बड़े नाम हैं रोहित शर्मा और ऋषभ पंत जैसे, ये कुछ खास कमाल करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं, लेकिन कुछ नए उभरते हुए चेहरे इस आईपीएल में बिल्कुल उभर कर सामने आए। और क्या आप मानते हैं कि आईपीएल की यही खासियत है कि यहां नाम बड़ा नहीं होता, यहां काम बड़ा होता है? जी हाँ, बिल्कुल। ये बात अश्विनी ने साबित कर दी, जो कि पंजाब से, मोहाली से ताल्लुक रखते हैं, और यहां पर जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया और वो आईपीएल के इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने डेब्यू मैच में 4 विकेट चटकाए। विघ्नेश को देखें, उन्होंने आकर जो है विघ्नेश पुथुर, उन्होंने 3 विकेट चटकाए। सत्यनारायण राजू एक नया टैलेंट है, मैं तो कहूंगा जो उनका स्काउट्स है उसको सलाम करना चाहिए कि जो भविष्य के लिए, भारत के लिए बहुत उदीयमान खिलाड़ियों को तैयार कर रहा है। लेकिन रही बात रोहित शर्मा, ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ियों का ना चल पाना, तो मैं समझता हूं इट्स टू अर्ली। 3 मैच हुए हैं अभी, और अब आगे इन पर जरूर नजर रहेगी कि अपनी गलतियों से, खामियों से सीखें, क्योंकि टीम इंडिया को बहुत जरूरत है इनके अच्छे प्रदर्शन की। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स में इंडियन सुपर लीग आईएसएल के सेमीफाइनल के पहले चरण के दूसरे मैच में इस समय जमशेदपुर एफसी का मुकाबला मोहन बागान सुपर जायंट्स के साथ चल रहा है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। इससे पहले कल बेंगलुरु में मेजबान बेंगलुरु एफसी ने सेमीफाइनल के पहले चरण में एफसी गोवा के खिलाफ 2-0 की जीत के साथ बढ़त हासिल कर ली। बेंगलुरु एफसी ने 42वें मिनट में एफसी गोवा के डिफेंडर संदेश झिंगन के आत्मघाती गोल से बढ़त बनाई। एडगर मैंडेज ने 51वें मिनट में उसकी बढ़त दोगुनी कर दी। गोवा की टीम ने इसके बाद वापसी के लिए कुछ अच्छे प्रयास किए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। झांसी में कल से 15 अप्रैल तक होने वाली 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 3 डिवीजन में 30 टीम हिस्सा लेगी। इस टूर्नामेंट में नया प्रारूप आकर्षण का केंद्र होगा। यह पहली बार होगा जब मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में इसे आयोजित किया जाएगा और पुरुष टूर्नामेंट 3 डिवीजन के नए प्रारूप में खेला जाएगा। एक रिपोर्ट। इस घरेलू प्रतियोगिता में पहली बार प्रमोशन और रेलीगेशन का प्रावधान है। यही कारण है कि टीमों को 3 डिवीजन ए, बी और सी में विभाजित किया गया है। डिवीजन ए शीर्ष स्तर का डिवीजन होगा, क्योंकि इसमें टीमें चैंपियनशिप खिताब के लिए अपना दावा पेश करेंगी। डिवीजन बी में टीमें अगले सत्र में डिवीजन ए में जगह बनाने के लिए, जबकि डिवीजन सी में टीमें अगली प्रतियोगिता के लिए डिवीजन बी में जगह हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। डिवीजन बी और सी के मैच 4 अप्रैल से, जबकि डिवीजन ए के मैच 8 अप्रैल से शुरू होंगे। पिछले कुछ वर्षों में टूर्नामेंट में उनके समग्र प्रदर्शन के आधार पर डिवीजन ए में भारत की शीर्ष 12 टीमें हैं। इनमें गत चैंपियनशिप उड़ीसा और उपविजेता हरियाणा शामिल है। प्रत्येक टीम अपने अपने पूल में प्रत्येक प्रतिद्वंदी से एक बार खेलेगी। ये एकमात्र डिवीजन होगा जिसमें नॉकआउट चरण होगा। प्रत्येक पूल से शीर्ष पर रहने वाली 2 टीमें 12 अप्रैल को होने वाले क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल 13 अप्रैल को, जबकि फाइनल और तीसरे तथा चौथे स्थान के लिए मैच 15 अप्रैल को खेले जाएंगे। डिवीजन ए से सबसे निचले स्थान पर रहने वाले 2 टीम डिवीजन बी में खिसक जाएंगी। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। एथलेटिक्स में भी उस तरह की एक शुरुआत हो रही है, जैसा कि हम देखते हैं बॉक्सिंग में, कुश्ती में या क्रिकेट में भी हमने देखा रणजी ट्रॉफी में सीनियर खिलाड़ियों को खेलना जो है वो कहा गया कि आपको खेलना ही होगा। तो ये एथलेटिक्स में भी इस तरह की पहल हॉकी में जी, और उसके बाद अगर हम हॉकी की बात करें, उसमें हॉकी में भी ये पहल होने जा रही है। एथलेटिक्स में भी इस तरह की पहल हमने देखी है। देखिए, अब जिस तरह से रणजी ट्रॉफी का कंसेप्ट है ना, एलीट डिवीजन और प्लेट डिवीजन, यानी रेलीगेट होती हैं टीमें, फिर वो प्लेट डिवीजन में आ जाती है। जो अच्छा परफॉर्म करती हैं वो एलीट डिवीजन में आ जाती हैं। वही अब हॉकी में ये प्रयोग किया जा रहा है। तो एक अच्छी बात यह है कि इससे बहुत वन साइडेड मैचेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे जी, और जो टीमें खराब करेंगी वो रेलीगेट होंगी। तो एक अच्छी बात यह है कि अब आपको ये पता है कि आपको जीतना है या हारना है, या अपने परफॉर्मेंस में आप कहां खड़े हैं। पहले पता ही नहीं होता था कई बार कि कौन सी टीम जो है अगर सबसे निचले पायदान पर है वो सिर्फ हारने के लिए वहां जा रही है। तो अब वो अपनी रैंकिंग को सुधारने पर भी ज्यादा ध्यान देगी, अपने सी से बी में आने की कोशिश करेगी और बी से ए में आने की कोशिश करेगी। ये एक अच्छा साइन है जी। और आईएसएसएफ विश्व कप आज से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में शुरू हो रहा है। निशानेबाजी में 2 ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर 43 सदस्यों के भारतीय निशानेबाजी दल का नेतृत्व करेंगे। उधर भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एएफआई ने 2025 सत्र की पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप फेडरेशन कप में भाग लेने के लिए एथलीटों के लिए कम से कम एक क्षेत्रीय प्रतियोगिता या ग्रां प्री जैसी देशव्यापी एक दिवसीय प्रतियोगिता में भाग लेना अनिवार्य कर दिया है।
और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि आज के हमारे स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। तो मनोज जी स्टूडियो में आने के लिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल नमस्कार।